नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आए हैं आपके सामने आपकी कक्षा 12 के चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट लेकर। और आज हम चर्चा करेंगे जो पेज नंबर 5 है आपकी किताब का, और जो आपके पहले पार्ट का जो तीसरा सेगमेंट है, मोहनजोदड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर, मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, क्योंकि इस पर आम तौर पर बहुत बार सवाल आ जाते हैं। अभी 2023 वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, उस अभी जो सीबीएसई का, उसमें भी इस पर डायरेक्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की व्याख्या कीजिए, उसके बारे में बताइए। यानी जो टाउन प्लानिंग है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसको डिस्कस करने पर क्वेश्चन आया और 8 नंबर का आया। तो अब ऐसे समय में अब बात है कि भाई हम कहाँ से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर आपको इस पेज नंबर 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर जो आपको पूरा इसके बारे में बता रखा है मोहनजोदड़ो के बारे में, उसी से निकाल कर हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग के बारे में। हम हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे मुख्य शहर है मोहनजोदड़ो, उसकी स्टडी करेंगे और उसकी स्टडी करते करते हमें हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग के सारे मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं पता चलती जाएंगी। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल है वो तो है हड़प्पा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस या मोस्ट वेल नोन साइट है वो है मोहनजोदड़ो। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आपके सीबीएसई में भी 1 मार्कर क्वेश्चन में और सीयूईटी में भी ये पूछ सकते हैं कि मोस्ट वेल नोन सेंटर ऑफ हड़प्पा। तो उस समय बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भाई हड़प्पा पे लगा दे के पहला हड़प्पा था, नहीं, मोस्ट वेल नोन साइट ऑफ हड़प्पा कल्चर, तो वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो। एंड द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, वो कौन सी है? वो है हड़प्पा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हम तो फिर सवाल ये है कि हम हड़प्पा का स्टडी क्यों नहीं कर रहे जब वो पहली साइट थी, और मोहनजोदड़ो की स्टडी करके हम उसके टाउन प्लानिंग के बारे में क्यों ज़्यादा बेहतर जान पा रहे हैं? तो इसका एक कारण है, और इसका कारण जो है वो आपको पेज नंबर 6 पर एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा के दुख के बारे में बता रखा है। जो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने उनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। ये सब बातें भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो भारत के में आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान का काम करती है, एक्सकैवेशन, खुदाई करती है जगह जगह पे, और पुरानी वस्तुएं निकालती है, ऐतिहासिक वस्तुएं निकालती है, उनके आधार पर इतिहास जानने की कोशिश की जाती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अलावा पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी संरक्षण करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है, ASI करती है। आपको याद होगा कि अगर आप कभी लाल किला गए हों, कुतुब मीनार गए हों, पुराना किला गए हों दिल्ली में रहते हुए, तो आपको अंदर जाने से पहले एक टिकट खरीदनी पड़ती है, तो है ना, एंट्री टिकट खरीदनी पड़ती है। तो वो एंट्री टिकट कौन बेचता है? वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही बेचता है, क्योंकि उसी के संरक्षण में ये सारी पुरानी इमारतें हैं और इनकी देखभाल, इनकी सुरक्षा करने का काम उसी का है। तो इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के ज़माने में की गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक यानी जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी भारतीय पुरातत्व के पितामह के नाम से भी जानते हैं, पिता के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअल में हुआ ये कि स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है। एक रेलवे लाइन बिछ रही थी, कहाँ पर? लाहौर से मुल्तान के बीच में। तो उस रेलवे लाइन जब बिछ रही थी, तो जब वो हड़प्पा के पास आई, तो जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर था उसने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत सारी पुरानी इमारतें और इनमें बहुत अच्छी अच्छी ईंटें हैं, तो अब इन ईंटों को अगर हम अपनी रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रयोग कर लें तो हमें बाहर से ईंटें नहीं लानी पड़ेंगी। तो उसने अंधाधुंध वहाँ की जो पुरानी इमारतें थी हड़प्पा की, वो हड़प्पा स्थल था,
तो हड़प्पा की जो पुरानी इमारतें थी उनको अंधाधुंध उसने तोड़कर, उसमें से खोद कर बहुत सारी हजारों लाखों ईंटें निकाल लीं और उन सब का प्रयोग कर लिया उसने अपने रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ये अनुमान लगाया गया है कि अगर उन सारी ईंटों को एक साथ एक लाइन से लगा दी जाए तो 100 मील लंबा एक लाइन बन जाएगी, जो लाहौर से मुल्तान के बीच की पूरी दूरी है। तो इतनी लंबी लाइन लग जाएगी उन ईंटों से। तो आप सोच सकते हो कि इतनी सारी ईंटें जो 100 मील लंबी सड़क बना देंगी, उन सारी ईंटों को निकालने के लिए कितने सारी पुराने खंडर, पुरानी इमारतें तोड़ दी होंगी उन मज़दूरों ने और उन रेलवे इंजीनियर्स ने और उन ठेकेदारों ने। हालांकि वो जब ये ऐसे कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अनजाने में ये अपराध किया है, लेकिन अपराध बड़ा भयंकर है। और हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उस समय जानी जा सकती थी, अगर वो बिल्डिंग प्रिजर्व होती, अब हम हमेशा के लिए उनके ज्ञान से, उनकी जानकारी से वंचित हो गए हैं। अब हम हमेशा के लिए हम नहीं जान पाएंगे कि वहाँ क्या था। तो इस तरह कई बार ऐसे अनजाने में भी भयंकर भूलें हो जाती हैं। तो इसीलिए हम हड़प्पा पहला स्थल तो है, लेकिन वेल नोन, द मोस्ट वेल नोन साइट जो है वो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक प्रिजर्व है और उसका अध्ययन करके हम हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषताओं को जान लेते हैं। इसलिए वो वेल नोन साइट ऑफ द हड़प्पन कल्चर है। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई हमारा जो मोहनजोदड़ो है उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हमें हड़प्पन टाउन प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाई देंगी। तो उन्हीं के बारे में अभी सीबीएसई का पेपर में जो आया था 8 नंबर का, तो आपको क्या क्या उसके बारे में लिखना चाहिए। और ना केवल सीबीएसई बल्कि सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें आने की संभावना है, आ सकती हैं और आएंगी। तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है उसकी मुख्य बातों पर चर्चा करें तो पेज नंबर 5, 6, 7, 8 आपको पढ़ने होंगे। और उनको पढ़ के हमें सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट फीचर हड़प्पन टाउन प्लानिंग की मिलेगी वो है सिटाडल एंड लोअर टाउन, यानी दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो स्थल थे, अधिकांश जो नगर थे, वो इसी पैटर्न पे बसे हुए थे। उनमें एक सिटाडल यानी दुर्ग यानी ऊंचा स्थान होता था और एक लोअर टाउन यानी निचला शहर होता था। आमतौर पर यही माना जाता है कि जो सिटाडल है, जो ऊंचाई पर बना है और जिसके चारों तरफ दीवार भी खींची होती थी, जिस चारदीवारी भी होती थी उसकी सुरक्षा के लिए, उसमें नगर के मुख्य लोग, धनी लोग, प्रभावशाली लोग, प्रशासक, बड़े व्यापारी, अमीर लोग रहा करते होंगे। और जो नगर का निचला हिस्सा है जिसे हम लोअर टाउन कह रहे हैं, वो लोअर टाउन में आमतौर पर जो आम लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, शिल्पकार हैं, इसी तरह के जो आम लोग हैं वो सब रहते होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सिटाडल होता था वो छोटा होता था, जबकि जो लोअर टाउन होता था, निचला शहर होता था, वो उसके मुकाबले में बड़े क्षेत्रफल का होता था। और सिटाडल ऊंचाई पर स्थित होता था और लोअर टाउन, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है कि वो उसके मुकाबले में निचले स्तर पर स्थित होता था। अब सवाल यह है कि भाई ये जो सिटाडल है वो ऊंचा कैसे होता था। तो इसका कारण ये है कि सिटाडल का जो निर्माण है, जो उसकी स्थापना है, वो एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि कच्ची ईंटों से बने चबूतरों के ऊपर की जाती थी। यानी पहले कच्ची ईंटों के ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए जाते थे, प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे, और उसके ऊपर इस सिटाडल यानी दुर्ग का निर्माण किया जाता था। और इस दुर्ग के चारों तरफ वॉल भी होती थी, चारदीवारी भी की जाती थी। ये चार दीवारी इसलिए की जाती थी आमतौर पर जिससे कि ये लोअर टाउन से अलग रहे, अलग दिखाई दे, इसलिए की जाती थी। इसके अलावा जो लोअर टाउन था उसके भी चारों तरफ वॉल होती थी और वहाँ पर भी कई बिल्डिंग्स जो थी, लोअर टाउन में भी कई बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे यानी चबूतरों पे बनाई जाती थी। और चबूतरे जो थे, प्लेटफॉर्म जो थे, वो इन बिल्डिंगों की फाउंडेशन यानी नींव का काम करते थे। अब आप सोचो कि इन चबूतरों को बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी खोदनी और भरनी पड़ती होगी। तो इसका मतलब लार्ज स्केल पर लेबर को मोबिलाइज किया जाता था, यानी वहाँ पर एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो इतने बड़े पैमाने पे मजदूरों को एकत्रित करके उनसे काम भी करवा लेता था। इसके अलावा आप देखें कि
ये जो प्लेटफॉर्म्स थे, इनमें एक बार प्लेटफॉर्म बना दिए जाते थे और फिर सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होती थी, इससे बाहर नहीं होती थी। यानी जैसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक चबूतरा बना दिया, अब जो भी मकान बनेगा, जो भी गली बनेगी, जो भी दुकान बनेगी, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे ही रहेगी, उससे बाहर नहीं होगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो सेटलमेंट थे, जो निर्माण कार्य होता था, वो पूरी तरह से प्लान्ड वे में होता था। यानी पहले से प्लानिंग की जाती थी और फिर उसी हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, उसी तरह से उसे लागू किया जाता था। इसीलिए इसे टाउन प्लानिंग कहते हैं, नगर नियोजन कहते हैं। यानी नगर अव्यवस्थित रूप से नहीं बसे थे कि जिसकी मर्जी हो वहाँ अपनी दुकान बना ले, जिसकी मर्जी हो वहाँ अपना मकान बना ले, जिसकी मर्जी हो वहाँ से गली निकाल ले, ऐसे नहीं। पहले पूरी तरह से प्लानिंग की जाती थी कि कहाँ पर दुकान बनेगी, कहाँ पर मकान बनेगा, कहाँ पर गली बनेगी, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ पर नाली बनेगी। पहले पूरा प्लानिंग कर लिया, उसके हिसाब से एक प्लेटफॉर्म बना दिया और कच्ची ईंटों का, और फिर उसके ऊपर वो मकान, गली, सड़क, नाली सब बनाई जाती। तो पूरा वेल प्लान टाउन प्लानिंग के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता में काम होता था। ये इसकी एक खास बात आपने देखी। और जो दूसरी जो बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है कि जो प्लानिंग का दूसरा इम्पॉर्टेंट साइन जो है वो है कि इन मकानों, इन गलियों, इन सड़कों का निर्माण ब्रिक्स, ईंटों के द्वारा किया जाता था। और ये जो ईंटें थी वो दो तरह की थी, सन ड्राइड यानी धूप में पकाई हुई भी थी, और बेक्ड यानी भट्टे में पकाई हुई भी थी। तो हम इनको प्लानिंग का एक हिस्सा, एक प्लानिंग की विशेषता क्यों कह रहे हैं इन ईंटों को? क्योंकि ये सारी ईंटें एक विशेष रेशो में, एक स्टैंडर्डाइज रेशो में, एक विशेष अनुपात में बनाई गई थी। इन सब की इन सब का जो वो था लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशो था, वो यानी लेंथ, ब्रेड और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक कॉमन रेशो हुआ करता था। सारी ईंटें उसी रेशो में बनी थी, और वो रेशो क्या था? वो था 4:2:1। यानी लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो ब्रेड्थ होगी 2 सेंटीमीटर और हाइट होगी 1 सेंटीमीटर एक ईंट की। तो किसी ईंट की अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ब्रेड्थ यानी उसकी चौड़ाई होगी 2 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी हाइट होगी 1 सेंटीमीटर। तो इतना वेल प्लान्ड तरीके से एक एक ईंट बनाई जा रही है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि आज से 4600 साल पहले भी भारत में टाउन प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त उन्नत थी कि एक एक ईंट का भी प्लानिंग के साथ, एक एक ईंट भी प्लानिंग के साथ बनाई जा रही है, उसी के हिसाब से उसे लगाया जा रहा है, उसी के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार की ब्रिक्स जो है वो सभी हड़प्पन सेटलमेंट्स में प्रयोग हुई हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा सेटलमेंट अफ़गानिस्तान से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, इधर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उधर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सब जगह फैला हुआ है, और सब जगह एक जैसी ईंटें, एक जैसे रेशो की। तो यही तो टाउन प्लानिंग का हिस्सा है। यही तो बताया जा रहा है कि भाई कितनी ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग थी कि पूरी ईंटों का भी, एक एक ईंट का भी जो रेशो बिल्कुल फिक्स था, उसी के हिसाब से ईंटें बनाई जाती थी, और पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था नगर में, फिर उसी के ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन होता था, उससे बाहर कुछ नहीं होता था। ये सब टाउन प्लानिंग की विशेषताएं हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है टाउन प्लानिंग की, वो है कि लेइंग आउट ड्रेन्स यानी नालियाँ या सीवर सिस्टम जिसे कह सकते हैं, वो बड़ा विकसित सीवर सिस्टम था इस हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो इसको बड़ा यूनिक। आज आप भारत में रहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आज भी, भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसी जगहें हैं, ऐसे स्थान हैं, ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ आज भी सीवर सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। लेकिन आज से 4600 साल पहले हड़प्पा वासियों ने अपने सभी शहरों में प्रॉपर सीवर व्यवस्था कर रखी थी। ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। तो केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम इसकी एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हमने देखा कि जो लोअर टाउन में रोड्स और स्ट्रीट्स जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर यानी राइट एंगल पे काटती थी और एक तरह के ग्रिड बनाती थी। ऐसे एक नॉर्थ से साउथ जा रही एक सड़क,
तो एक ईस्ट से वेस्ट जा रही सड़क आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं। इस तरह से सड़कें और गलियां बनी हुई थी। तो ग्रिड सिस्टम ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग का। ये भी आपको अपने एग्जाम में लिखना है जब ये सवाल आएगा। और ये भी ऐसा भी था कि पहले जो थी वो गलियां और नालियां बना ली जाती थी और उसके बाद फिर उनके साथ साथ मकान बनाए जाते थे। तो ये भी प्लानिंग का एक फीचर है, प्लानिंग की विशेषता है, प्लानिंग को दिखा रहा है टाउन प्लानिंग को, कि पहले नालियां और सड़कें बना दी गई, नालियां और गलियां बना दी गई और फिर उन नालियों के साथ साथ जो घर बनाए गए। क्योंकि घरों का गंदा पानी नालियों में बहना था, तो इसलिए घर की कम से कम एक दीवार ऐसी होती थी जो नाली के साथ सटी हो, ताकि वहाँ से गंदा पानी निकलकर नाली में जा सके और वो बह सके। आप पेज नंबर 6 पर ही देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो में एक ड्रेन, एक नाली दिखा रखी है और आप देख सकते हो कि उसका मुंह कितना बड़ा है। यहाँ पर मैन होल भी थे, यानी नालियों की सफाई करने, नालियाँ ढकी होती थी, सीवर सिस्टम था, बीच बीच में मैन होल भी थे जिससे कि उनको खोलकर इनकी सफाई की जा सके। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना विकसित टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा सभ्यता में। तो ग्रिड सिस्टम आपने देख लिया, पहले नालियाँ और गलियाँ बनाई जाती थी, उसके बाद उनके साथ साथ मकान बनाए जाते थे। ये सब बातें आपको बतानी है जब आप टाउन प्लानिंग, हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में बता रहे हो। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो टाउन प्लानिंग का है आ रहे हैं पेज नंबर 7 पर 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी कि घरेलू स्थापत्य। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर हैं वो कैसे बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश घरों में बीच में एक कोर्ट यार्ड यानी आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। और उस कोर्ट यार्ड में कुकिंग और वीविंग यानी खाना पकाना, सिलाई कताई करना, बुनना, कपड़ा बुनना, ये सब गतिविधियां की जाती थी, खासकर जब गर्मी और सूखा सीज़न होता था, यानी जब बारिश ना हो रही हो और गर्मी हो, तो ऐसे समय में आंगन में ही ज़्यादातर वो काम करते थे अपना खाना पकाने का, वीविंग का, इस तरह के। और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। एक बहुत खास बात है हड़प्पा सभ्यता के घरों की कि इसमें प्राइवेसी यानी निजता का बहुत ध्यान रखा जाता था। इसलिए ग्राउंड फ्लोर पर कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी जिससे कि कोई गली में चलने वाला व्यक्ति घर के अंदर देख सके। और जो दरवाज़ा होता था ना इनका हड़प्पा सभ्यता के घरों का, वो भी इस तरह से बनाया जाता था कि उससे बाहर से खड़ा होकर कोई व्यक्ति दरवाजे से घर के अंदर तक ना झांक सके। इस डिज़ाइन से दरवाज़ा बनता था कि अगर हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं ना, गली में कोई व्यक्ति आया और दरवाजा खटखटा, दरवाजे पर खड़ा है वो, तो उसकी नज़र घर के अंदर तक ना जा पाए, इस डिज़ाइन से, इस एंगल से दरवाज़ा बनाया जाता था। तो प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के हर एक घर में अपना बाथरूम होता था, स्नानागार होता था, घर में ही नहाने की व्यवस्था होती थी। और उस स्नानागार की दीवार जो थी वो नाली से, सड़क की नाली से सटी होती थी, यानी स्नानागार घर के बाहर के वाले कमरे में बनाया जाता होगा, जिससे जो पानी है नहाने का या गंदा पानी वो सब निकल के सड़क की नाली में चला जाए। और हम देखते हैं कि जो कुछ मकानों में सीढ़ियाँ भी मिली हैं, स्टेयर केसेस भी मिले हैं, जिससे पता चलता है, जिससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ घर 2 मंजिला भी होते होंगे, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती होंगी, तभी सीढ़ियों का प्रयोग होता होगा, तभी सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर घरों में अपने कुएँ, वेल्स होते थे। और वेल इस तरह से बनाए जाते थे, बाहर के कमरे में, जो सड़क के पास होता था कमरा, ऐसे में बनाया जाता ताकि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी पानी पीने आए तो वो बाहर से पानी पी कर चला जाए, घर के अंदर उसे आने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब बातें आपने देखी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पर। 3 नंबर का क्वेश्चन तो अकेला इस पर ही आ सकता है कि भाई आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की विशेषताएं बताइए। तो ये जो सारी बातें आपको बताएं कि आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं होता था, मेन एंट्रेंस भी ऐसा बनाया जाता था कि अंदर तक हम ना झांक सकें, हर घर में बाथरूम होता था, स्नानागार होता था और सीढ़ियाँ होती थी, यानी 2 स्टोरी बिल्डिंग होती थी, हर घर में वेल होते थे, कुएँ होते थे। ये सब बातें भी बताई जाएंगी। 3 नंबर का क्वेश्चन तो इसी भी बन सकता है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, घरेलू स्थापत्य पर चर्चा कीजिए। और जब 8 नंबर का आया तो इसमें ये भी शामिल होगा और बाकी चीज़ें भी शामिल होंगी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। इसके अलावा एक बहुत फेमस
आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट मैके, और उन्होंने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नाम की किताब लिखी है 1948 में। और उन्होंने जो है इसके जो ड्रेनेज सिस्टम है हड़प्पा का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उस पर काफ़ी बातें लिखी हैं। तो उन्हीं की किताब का एक अंश पेज नंबर 7 में आपको दे रखा है बॉक्स में, द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन सबको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इन पर आधारित आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और इनको किताब के मेन पोर्शन से रिलेट करके पढ़ना है, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं कि जो पैराग्राफ में लिखा सारे आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। जब आपने पैराग्राफ को जोड़ के पढ़ा के बाकी किताब से, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर देख से दे पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मोहनजोदड़ो में एक मकान की आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखा रखी है, जिसमें आप देख सकते हो कि मकान का डिज़ाइन कैसा होता था, किस तरह से बनाया जाता था। जो रूम नंबर 6 है वहाँ कुआं होता था, यानी आप देखते हो एंट्रेंस के पास ही, ताकि अगर किसी को बाहर से राह चलते को भी प्यास लगे तो वो अंदर बस 6 नंबर कमरे तक आए, वहाँ से पानी पी के वापस चला जाए, बाकी मकान में उस प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब बातें आप, और देखिए आपकी इस किताब में जितनी भी बुक्स के नाम हैं, उनके राइटर्स के नाम है, इसकी आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए। कॉलम ए में बुक्स के नाम, कॉलम बी में उनके राइटर्स, उनके ऑथर्स के नाम। इसके मैचिंग के क्वेश्चन या 1 मार्क के क्वेश्चन सीयूईटी में भी आएंगे और सीबीएसई में भी आएंगे। तो ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात बता दी आपने। और जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है इसकी, हमारे हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग की, नगर नियोजन की, वो है द सिटाडल। अब हम जरा जो दुर्ग के बारे में भी और देख लें, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हमें मिली हैं। जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग है, सिटाडल है, उसमें हमें एक वेयर हाउस मिला है, यानी भंडार गृह या गोदाम जिसे कह सकते हो। ये काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर है, एक बड़ा से भवन है, और जिसका निचला हिस्सा ही मिला है हमें, जो ब्रिक्स से बना था, जो ईंटों से बना था। इसका ऊपरी हिस्सा हो सकता है कि लकड़ी से बना हो, जो समय के साथ साथ नष्ट हो गई, और केवल इसका निचला हिस्सा ही, यानी जो ईंटों से बना है, वो हमें मिला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपको जब आंसर बता रहे होगे कि भाई नगर नियोजन की क्या विशेषताएं हैं, तो आप बताओगे कि मोहनजोदड़ो के सिटाडल में, मोहनजोदड़ो के नगर के जो दुर्ग में, हमें एक वेयर हाउस भी मिला है, और वो काफ़ी मैसिव स्ट्रक्चर है। उसका निचला हिस्सा जो ईंटों से बना है वही अब सुरक्षित बचा है, और उसका ऊपरी हिस्सा जो ईंटों लकड़ी से बना होगा वो नष्ट हो चुका है। तो एक तो आप वेयर हाउस के बारे में बताएंगे। और जो दूसरी महत्वपूर्ण संरचना जो हमें मोहनजोदड़ो के इसमें सिटाडल में मिली है, वो है ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। इस पर भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो बस सिटाडल के बारे में ही पूछ लें, उसमें आपको वेयर हाउस के बारे में बताओगे, ग्रेट बाथ के बारे में बताओगे। तो ग्रेट बाथ जो था वो एक रेक्टेंगुलर टैंक, आयताकार तालाब की तरह था, जिसके चारों तरफ से कॉरिडोर थे, और जिसके चारों साइड कॉरिडोर यानी गलियारे थे, और उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियाँ उतरती थी इस ग्रेट बाथ के नीचे तक, अंदर तक जाने के लिए। ये सब बातें आपको बतानी है। और इसको वाटर टाइट बनाया गया था। इसकी जो मोरी होती थी, नाली होती थी, उस पर ईंट का टुकड़ा फंसाकर उस पर जिप्सम का जो मसाला लगा दिया जाता था, जिससे वो पानी का बहना रुक जाता था और पूरा तालाब भर दिया जाता था। और फिर जब तालाब से पानी निकालना होता था तो वही मोरी से वो जो ईंट और जिप्सम से जो रोक लगा रखी थी वो हटा दी जाती थी, तो सारा पानी बाहर निकल जाता था। इस तरह से टैंक की सफाई होती रहती थी, इस महान स्नानागार की, ग्रेट बाथ की सफाई होती रहती थी। और जो इसके मतलब इस हमारे ये जो ग्रेट बाथ है, तो इसके 3 साइड में रूम्स यानी कमरे मिले हैं, और इन वन ऑफ विच वॉज ए लार्ज वेल, और इन कमरों में एक बड़ा सा कुआं भी था। एक कमरा एक ऐसा भी मिला है, इन बड़े कमरों में एक ऐसा भी कमरा था जिसमें एक बड़ा सा कुआं था। और इस लगता है कि ये जो हमारा वाटर है इस टैंक में, ह्यूज ड्रेन, एक बड़ी सी नाली के द्वारा इसमें वाटर लाया जाता था और उसी से बाहर निकाला जाता था। तो आप देख सकते हो कि लगता है कि भाई ये कोई धार्मिक
इस कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला महान स्नानागार होगा, क्योंकि लोग नहाने के बाद इन कमरों में, जो इसके चारों तरफ कमरे बने थे, वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए जाते होंगे और फिर नहाने के बाद दोबारा से कोई स्नान भी करते होंगे, तो इसलिए एक कुआं भी था वहाँ पर। इसके अलावा इस ग्रेट बाथ के सामने अगर हम देखें, उसके मतलब पार एक और गली में हमें, जो उत्तर की तरफ, ग्रेट बाथ के उत्तर की तरफ एक गली में हमें एक और स्मॉलर बिल्डिंग, उससे एक छोटा भवन मिला है। उसमें 8 बाथरूम मिले हैं। बीच में एक कॉरिडोर है, तो 4 बाथरूम एक तरफ कॉरिडोर के, 4 बाथरूम एक दूसरी तरफ कॉरिडोर के। और उनमें हर एक और वहाँ पर नाली भी थी, और हर एक बाथरूम उससे, उस नाली से कनेक्ट था, यानी बाथरूम का पानी उस नाली से में बह जाता था। उस कॉरिडोर के साथ जो नाली थी, उस नाली से 8 के 8 बाथरूम कनेक्टेड थे, और वहाँ से वो उनका पानी इस नाली में बह जाता होगा। तो ये जो हमें ग्रेट बाथ और जो इसके इसके जो नॉर्थ में अगली गली में जो हमें 8 बाथरूम वाला जो स्ट्रक्चर मिला है, ये अपने आप में बड़े यूनिक हैं, और इनकी यूनिकनेस और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बनाए गए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जो ग्रेट बाथ था और वो जो 8 बाथरूम वाला जो स्ट्रक्चर था, ये किसी स्पेशल रिचुअल बाथ, किसी विशेष धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। तो इस तरह से आपने बताया कि भाई हमारी जो हड़प्पा सभ्यता के जो टाउन प्लानिंग है, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं। तो लास्ट में मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूं कि जब ये सवाल आए तो आपको 8 पॉइंट बताने। पहला, सिटाडल एंड लोअर टाउन के बारे में, यानी कि दुर्ग और निचले नगर के बारे में बताना है। दूसरा, आपको बताना है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, यानी कच्ची ईंटों से बने चबूतरों के बारे में बताना है, जिसके ऊपर सिटाडल बनता था, और जो लोअर टाउन में भी कई बिल्डिंगें बनती थी, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना है। तीसरी बात, आपको वॉल यानी दीवार के बारे में बतानी है। जो हमारा जो सिटाडल था उसके चारों तरफ वॉल होती थी, और निचले नगर के चारों तरफ भी वॉल होती थी। और चौथी बात आपको बतानी है कि जो सेटलमेंट थे वो वॉल पहले प्लान किए जाते थे और फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था प्लान। जैसे हमने कहा ना, पहले चबूतरे बना दिए जाते थे, फिर सारा कंस्ट्रक्शन जो है, सारे मकान, गली, सड़क, नाली, वो सब उसी चबूतरे बनते थे। तो यानी पहले प्लानिंग होती थी, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता। ये चौथी बात बतानी है। पांचवी बात आपको बतानी है कि प्लानिंग का एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर था टाउन प्लानिंग का, वो था ब्रिक्स। वो सब ब्रिक्स जो है स्टैंडर्डाइज रेशो की बनती थी, जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में 4:2:1 का रेशो होता था। और हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों में इसी रेशो की ब्रिक्स मिली है। अपने आप में टाउन प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, विशेषता है। इसके अलावा आपको जो छठी बात बतानी है वो है केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियों की व्यवस्था थी जो हमने बताई, वो बतानी है। सातवीं बात, आपको डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी मकान कैसे होते थे, कि भाई बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, लोअर फ्लोर पर के कमरों में विंडो नहीं होती ताकि बाहर वाले कोई झाँक ना सकें, और दरवाज़ा भी इस तरह से बनाया जाता था कि दरवाजे पर खड़ा होकर भी कोई अंदर तक मकान के को ना देख सके। और वो डबल स्टोरी बिल्डिंग भी होती थी, क्योंकि स्टेयरकेस मिले हैं। ये सब जो बातें हमने बात की हैं वो सब आपको बतानी है। और फिर उसके बाद आपको आठवां बताना है द सिटाडल, यानी दुर्ग के बारे में। उसमें आपको वेयर हाउस के बारे में बताना है। उसमें आपको ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार के बारे में बताना है। और उसमें आपको महान स्नानागार के नॉर्थ में सड़क जो गली पार करके जो एक स्मॉलर स्ट्रक्चर मिला है, एक स्मॉलर बिल्डिंग मिली है 8 बाथरूम वाली, उसके बारे में बताना है। और फिर ये बताना है कि वो रिचुअल्स के लिए, रिचुअल बेदिंग के लिए प्रयोग होते होंगे, एक जो उसके लिए स्पेशल रिचुअल बात के लिए प्रयोग होते होंगे। तो ये सब बातें आपको बतानी है। इसी को टाउन प्लानिंग के फीचर्स कहते हैं। और यही सवाल आया था, और अगर आपने ऐसा लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है, आपको पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। और नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, अब आगे समझ जाइए और CUT के लिए इसकी तैयारी कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।